पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, है ना। देखिए क्यों कहते हैं, समझिए इस चीज को ध्यान से। अब आप लोगों को शायद थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है ना। आज क्लियर हो जाएगा आपका, देख लीजिए जो भी कंफ्यूजन है, बस शर्त यह है कि ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का दूसरा नाम हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, सुनिए अब ध्यान से। इसलिए कहते हैं क्योंकि इनर्शिया का जो भी थ्योरी है, इनर्शिया का जो भी कॉन्सेप्ट है, वो सीधा का सीधा लागू होता है किसमें, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में। तो जो इनर्शिया है, इनर्शिया का जो प्रॉपर्टी है, वो सारा का सारा प्रॉपर्टी हमारा किस में लागू होता है, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में। इसीलिए हम लोग उसको कभी कभी क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह देते हैं। अब सवाल है कि इनर्शिया क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। हमने इस पर कल बात किया था, लेकिन फिर भी एक बार छोटा सा हम लोग रिविजन कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे इनर्शिया एंड मास पे। केवल हम लोग कल इनर्शिया पढ़े थे, आज हम लोग इनर्शिया के साथ साथ मास भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए सुनिए पहले थोड़ा सा रिविजन हमारा हो जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का ये कहता है कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो हमेशा मोशन में रहना चाहेगा। अच्छा एक और चीज, पहले इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं गैलीलियो गैलीली जी का थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या थ्योरी अपना दिया था, है ना। उन्होंने कहा था कि जिस हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ा जाए उसी हाइट पे दोबारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम लोग घर में करते हैं तो ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने एक बात वहां पे ऐड करते हुए कहा था कि बच्चे वो होगा, लेकिन शर्त क्या है कि मीडियम फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, यानी कि किसी प्रकार का फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। याद कीजिए हम लोग कल यहाँ पे एक छोड़ रहे थे, अपना पेंडुलम ही समझ लीजिए, उसको यहाँ से छोड़ रहे थे, इसको सेम हाइट यहाँ पे जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जा रहा था, वो नीचे से ही मुड़ जा रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एयर अपना फ्रिक्शन लगा रहा था, दिखा रहा था, है ना। तो यदि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता तो वो बार बार यहाँ से यहाँ आता, यहाँ से फिर यहाँ, ऐसे ऐसे वो बार बार मूव करता रहता, जिंदगी भर करता रहता वो। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप कभी ना कभी घड़ी देखे होंगे, घड़ी में एक पेंडुलम हमारा होता है जो कि निरंतर घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, लेकिन वो पैक रहता है। कभी गौर किया है इसको आप, वो पैक रहता है। मालूम है क्यों? क्योंकि वो पैक इसलिए है ना ताकि उसके अंदर हवा ना जा सके, और यदि हवा गया तो अपना फ्रिक्शन लगाएगा, और यदि फ्रिक्शन लगाएगा तो वो रुक जाएगा। पहला कारण ये हो गया। दूसरी बात ये कि उसमें ना उसका जो जिससे वो कनेक्टेड रहता है, मान लीजिए ये है, तो ये बार बार ऐसे घूमेगा, और जी यहाँ पे जो कनेक्टेड है ना ये बिल्कुल फ्रिक्शन लेस है, यहाँ पे किसी प्रकार का फ्रिक्शन है ही नहीं, इसीलिए बार बार आपको वो नचता हुआ नजर आता है। हम लोगों को बचपन में लगता था ना कि इसमें कोई बैटरी होगा या फिर ये बिजली से चलता होगा, बार बार ये घूम रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो ना बिजली से चल रहा है ना ही कोई बैटरी से चल रहा है, वो चल रहा है फ्रिक्शन लेस होने के कारण वो मूव कर रहा है। तो गाड़ी में बैटरी लगता है ना, अरे घड़ी का उसमें कोई यूज नहीं है। घड़ी में बैटरी लगता है ना, तो उस बैटरी का उसमें कोई यूज है ही नहीं, कोई यूज नहीं है उसमें उसका, वो बिल्कुल बिना बैटरी के भी चल सकता है, बस शर्त होना चाहिए। हाँ उसका जो सरफेस होगा वो तो एकदम मतलब उसमें फ्रिक्शन नहीं लगेगा, रफ नहीं लगेगा, ठीक होगा, एकदम पूरा स्मूथ रहेगा। जरा सा भी यदि उबड़ा खाबड़ा नजर आया तो फिर वो रुक जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो गैलीलियो गैलीली जी ने कहा था कि जिस हाइट से आप किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे वो उसी हाइट पे आएगा, शर्त यह है कि बीच में किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए न्यूटन्स ने 3 लॉ दे दिया। उन्होंने कहा गैलीलियो जी से कि देखिए आपने जो कॉन्सेप्ट दिया है ना वो बिल्कुल सही है, बस आपके कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत हम और कुछ ऐड करेंगे और 3 लॉ दे देंगे बच्चों को पढ़ने के लिए, वो पढ़ना पड़ता रहेगा। हाँ, लेकिन 3 लॉ दे दिया तो इसके पीछे इन्होंने हर लॉ को डीपली डिस्कस भी किया है, प्रैक्टिकली भी करके दिखाया है। तो पहला लॉ हम लोग अब समझते हैं। पहला लॉ न्यूटन्स का ये कहता है कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहना चाहेगा। कब रेस्ट में रहना चाहेगा और कब मोशन में रहना चाहेगा? तब जब वो किसी भी फ्रिक्शन में ना हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए
सपोज कीजिए कि ये हमारा रोड है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये हमारा रोड है और यहाँ पे हमारे पास एक कार है, इसका जो मूवमेंट का डायरेक्शन है वो इधर है, और कुछ देर के लिए मानिए कि रोड में किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं है, किसी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं है। तो हमने क्या किया, इसको एक बार धक्का दे दिया, और जिस स्पीड से हमने इसको धक्का दिया था, और रोड बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, क्योंकि यदि आप पढ़ेंगे ना न्यूटन का फर्स्ट लॉ, उसमें लिखा गया एक वर्ड स्ट्रेट लाइन, है ना। तो स्ट्रेट लाइन है, उसमें किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं है। तो जब हम लोग इसको एक बार केवल ऐसे धक्का दे देंगे ना, तो ये जिंदगी भर घूमते रहेगा, जाते रहेगा, जाते रहेगा, जाता रहेगा। हाँ, एंड यदि उसके बीच में आप कुछ नहीं देते हैं ना, तो ये हमेशा ये जाता रहेगा। क्यों जा रहा है? क्योंकि इसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, और ये ऑब्जेक्ट अभी मोशन में है, तो हमेशा मोशन में ही रहना चाहेगा। ठीक है। दूसरी बात, ये तो मोशन का हो गया, रेस्ट का समझ लीजिए। जो ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए ये हमारा प्लेग्राउंड है, इसमें बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं है, जरा सा भी फ्रिक्शन नहीं है ना, और ये हमारा बॉल है, इसको हम लोग अभी फिलहाल रेस्ट में रखे हुए हैं, है ना, रेस्ट में रखे हुए हैं। तो ये हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहेगा, जब तक हम इसको ना छुएं तब तक ये रेस्ट में रहेगा अपने मन से एकदम, है ना। बस शर्त ये है कि फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, जरा सा भी फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलिए अब समझते हैं पूरी तरीके से हम लोग न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में रहेगा, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, लेकिन मीडियम फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, और तब तक वो मोशन में रहेगा, तब तक वो रेस्ट में रहेगा, जब तक कि कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। कोई फोर्स में कौन सा टाइप? अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगा दिया जाए। तो यदि हम लोग इस गाड़ी को, यदि हमारा अभी चलिए मान लीजिए कि हमारा बॉल अभी किस में है? रेस्ट में है ना, और हम क्या कर रहे हैं, अब ये बिल्कुल रेस्ट में है, यानी कि इस पे 0 न्यूटन का फोर्स है। तो हम इधर से, इस डायरेक्शन से हम इसमें 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिए और इसको थोड़ा सा सरका दिए। तो ये तो था रेस्ट में रहना चाहेगा, लेकिन हमने क्या किया, फोर्स के कारण इसको मूव करवा दिया। तो वही बात है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा, लेकिन तब तक रहेगा जब तक कि हम उसमें कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगा दे। इसमें कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, ये हमेशा रेस्ट में रह जाएगा। ये मूव कर रहा था, कोई इसमें फोर्स नहीं लगाएंगे, नहीं रोकेंगे इसको, हमेशा मूव करता रह जाएगा। कोई डाउट इसमें? चलिए, जैसे मान लीजिए यदि यहाँ पे हमारा रोड था, और रोड के बीच में हमारा आ गया एक, रोड के बीच में आ गया एक हमारा दीवार। अब दीवार क्या करेगा, इसमें फोर्स लगा देगा कि भाई रोको तुम। अब ये रुकेगा, क्यों रुकेगा? क्योंकि हमने एक फोर्स लगा दिया। तो ये मोशन में था, हमेशा मोशन में रहना चाहता, लेकिन हमने फोर्स लगा दिया, ये रुक गया। ये भी हमारा रेस्ट में था, हमेशा रेस्ट में रहना चाहेगा, लेकिन हमने फोर्स लगा दिया, ये मूव करने लगा। तो अब क्या न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ समझ में आ गया? न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ केवल और केवल यही कहता है कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में रहना चाहेगा, लेकिन तब तक रहेगा जब तक कि उसमें कोई एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगा दिया जाए। ठीक ना? कोई डाउट इसमें? टेंडेंसी मतलब क्षमता, क्षमता, कैपेसिटी आप कह लीजिए। ठीक है। चल अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने समझा था इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया जो हम लोग अभी समझेंगे वो डायरेक्टली कनेक्टेड है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, इसीलिए उसका दोनों नाम हम लोग कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, आपको दोनों चीज सेम ही लगेगा। इनर्शिया क्या कहता है? इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का ये एक खास उसका प्रॉपर्टी है कि वो जिस स्टेट में है, यानी कि वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, वैसा ही रहेगा वो। अब वो कभी भी अपने अंदर बदलाव नहीं चाहता है। यानी कि कोई एकदम बदमाश बच्चा है ना, वो बदमाश ही रहना चाहेगा, वो कभी सुधरना नहीं चाहेगा। और जो बहुत अच्छा बच्चा है वो कभी बिगड़ना नहीं चाहेगा, है ना। उसी प्रकार का यहाँ पे समझिए, ये ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है, तो इसका खासियत है कि हमेशा रेस्ट में रहना चाहेगा, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। ये रेस्ट में, हमेशा रेस्ट में रहना चाहेगा। ये हमारा मोशन में था, ये हमेशा मोशन में रहना चाहेगा। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इनर्शिया और न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ दोनों आपस में क्या है? सेम है, जुड़ा हुआ, इसलिए हम लोग इसको दोनों नाम से जान लेते हैं। कोई डाउट अब इसमें? समझ में आ गया? चलिए, इसके बाद इनर्शिया क्या है? किसी भी खास
ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी है कि वो जैसा है वो वैसा ही रहना चाहेगा, वो कभी भी अपने अंदर बदलाव नहीं चाहेगा। लेकिन हम लोग ना उसको फोर्स लगा के बदलाव कर देते हैं, उसमें हम लोग ना करते हैं बदलाव, क्योंकि वो तो जैसा वैसा रहना चाहेगा, लेकिन हम लोग बाहरी फोर्स लगा देते हैं, उसमें मूवमेंट आ जाता है ना। चलो, अब इसके बाद फिर हम लोगों ने कल समझा था इनर्शिया दो प्रकार का होता है, एक इनर्शिया ऑफ मोशन और एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, है ना। अब देखिए नाम से ही मालूम चल रहा होगा आपको, इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो हमेशा मोशन में रहना चाहेगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो हमेशा रेस्ट में रहना चाहेगा। हमने एग्जांपल भी लिया था, है ना। चलिए अब आप लोग बताएंगे, अभी लिखिए मत, आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है ना। सुनिए, इनर्शिया पहले मोशन को समझते हैं हम लोग। जैसे हाँ, जैसे ये वाला गाड़ी जो था ना हमारा मोशन में था, इनर्शिया ऑफ मोशन समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। ये मोशन में था ना, तो इसके अंदर जो आदमी बैठा हुआ है वही मोशन में है, तो इस आदमी का क्या प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि ये मोशन में है तो हमेशा मोशन में रहना चाहेगा ना। तो अब क्या कीजिए, इस गाड़ी को इस दीवार से टकरा दीजिए, टकरा दिए आप, और ये अपना एकदम समान स्पीड से आ रहा था, ये आदमी मोशन में था तो हमेशा मोशन में रहना चाहेगा। तो ये क्या करेगा, यदि गाड़ी बहुत स्पीड से आ रहा है तो ये शीशा तोड़ के बाहर निकलेगा। अब समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट जो हमारा था, गाड़ी जो था हमारा, फोर्स इस पे लगा, ये रुक गया, हालांकि ये भी हमारा मोशन में ही था, है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पे किसी एक प्रॉपर्टी को समझ रहे हैं, ठीक है। आदमी भी मोशन में था तो ये हमेशा मोशन में रहना चाहेगा। तो जब ये गाड़ी रुक जाएगा ना, लेकिन ये फिर भी हमेशा मोशन में रहना चाहेगा, तो ये क्या करेगा, शीशा तोड़ के बाहर निकलेगा, कुछ इस प्रकार से एकदम चिल्लाते हुए निकलेगा, एक्सीडेंट हो गया हमारा, इस प्रकार से, समझ गए। और जब ये गाड़ी रुका हुआ है तब ये मोशन में है, क्यों मोशन में है, क्योंकि इसका पहले से स्टेट था मोशन में, तो ये दोबारा मोशन में ही रहना चाहेगा। हाँ, अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि सर कुछ देर के बाद नीचे भी तो गिरेगा, तो फिर वो मोशन कैसे हुआ। हाँ बिल्कुल, वो रेस्ट हुआ, क्योंकि हमने फिर से ये कहा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अल्टीमेट गोल क्या होता है, रेस्ट में आना, तो रेस्ट में आ जाएगा वो हमारा अल्टीमेट गोल। इसीलिए हमने कहा था कि संसार में जो भी ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट में है वो तो रेस्ट में रहना ही चाहेगा, और जो मोशन में है ना उनका ये नेचर होता है, उनका ये अल्टीमेट गोल होता है कि हम भी रेस्ट में जाके चले जाएं, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट हम हमारा मोशन में है, इसका अल्टीमेट गोल क्या है, रेस्ट में आना। तो यहाँ पे तो अभी मोशन में है, यहाँ से तो हम समझ गए कि लॉ ऑफ मोशन क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, लेकिन इसका अल्टीमेट क्या है गोल, रेस्ट। तो आके दोबारा ये नीचे गिर जाएगा। अब टांग टूटा कि हाथ टूटा भगवान जाने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन। उसके बाद फिर हमने समझा था इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था वो ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में रहना चाहेगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया था सिक्का का कल, गिलास था हमारा, गिलास के ऊपर कार्ड था, कार्ड के ऊपर हमारा एक 5 का सिक्का था, हमने उसको ऐसे मारा, फर्स्ट बार में नहीं हुआ था, क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि हो सकता है कि हमने जो मारा होगा वो डायरेक्शन थोड़ा सा इधर या फिर इधर ज़्यादा हो गया होगा, या तो ऊपर या तो नीचे हो गया होगा। लेकिन जब हमने सेकेंड बार में सटीक मारा तो सिक्का नीचे गिर गया। क्यों नीचे गिरा था, क्योंकि सिक्का हमारा रेस्ट पोजीशन में था, और वो उसका अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए, रेस्ट ही होना चाहिए, तो वो रेस्ट में गिर गया, सिक्का नीचे आया तो रेस्ट में आ गया। चलिए, अब कभी आपने इस चीज़ पे गौर किया है कि गाड़ी में सीट बेल्ट क्यों दिया जाता है, क्यों, इसी कारण से कि वो आदमी हाँ, यदि नॉर्मली कहा जाए ना, मान लीजिए कुछ समय के लिए यदि हम फिजिक्स नहीं जानते हैं, यदि हम इनर्शिया ऑफ मोशन नहीं जानते, तो हम क्या बताएंगे कि यार देखो एक्सीडेंट होता है तो आपका इंजरी होने से बच जाएंगे आप, सीट बेल्ट है तो आपको पीछे दबा लेगा, नॉर्मली हम लोग ऐसे कहेंगे। लेकिन चूंकि अब हम लोग फिजिक्स जान चुके हैं तो हम कहेंगे कि यहाँ पे इनर्शिया ऑफ मोशन काम करता है ना। कोई ऑब्जेक्ट बड़ा मोशन में आ रहा है तो मोशन में रहना चाहेगा, अचानक टकरा गया तो आदमी क्या, हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल कह सकते हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में था, चलिए गाड़ी है बिल्कुल मोशन में है, अचानक बीच में एक दीवार आ गया, टकरा गया, तो आदमी क्या होगा, बाहर निकलेगा ना, और जब वो बाहर निकलेगा और फेंकाएगा गाड़ी के बाहर शीशा को तोड़ के, तो उसका सर ये सब चीज टूट सकता है। तो सीट बेल्ट क्या करता है, दोबारा उसको पीछे रोक लेता है, यानी कि वो आदमी मोशन में था, मोशन में रहना चाहेगा, बाहर वो फेंकाना चाहेगा, लेकिन सीट बेल्ट उसको रोक देगा। इसीलिए इनर्शिया ऑफ मोशन को रोकने का काम करता है कौन, सीट बेल्ट, इसीलिए गाड़ी में सीट बेल्ट रहता है। अब तो खैर अलग सिस्टम है, वो एयर बलून वाला आ गया है ना, वो अलग चीज़ है।
समझ में आ गया बात? चलिए, तो ये था हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। इन दोनों में कोई टॉपिक में कोई डाउट? अब तो देखिए, न्यूटन्स का कुछ याद रहे ना रहे, कम से कम आपको इसका तीनों लॉ याद होना चाहिए। तो पहला लॉ बड़ा आसान है, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है रेस्ट में रहना चाहेगा, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है मोशन में रहना चाहेगा, जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए। बस यही था हमारा, ठीक है। चलिए, इसके बाद फिर एक दो एग्जांपल और समझ लेते हैं हम लोग। अच्छा हाँ, कल हमने समझा था इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में, अपना एक प्रैक्टिकल लाइफ से हमने एग्जांपल लिया था हम लोगों ने खेलने का। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी खेलते हैं ना तो हमारा बहुत ज़्यादा मन लग जाता है, तो हम क्या चाहते हैं, खेलना ही चाहते हैं। खेल रहे हैं मतलब क्या, मोशन में है, तो हम मोशन में ही रहना चाहते हैं, हमको खेलना अच्छा लगता है कभी कभी। अरे भाई हाँ बिल्कुल, आप उसमें हाथ पर हिला रहे हैं ना, हाथ हिला रहे हैं कि नहीं हिला रहे हैं? तो जैसे चलो वीडियो गेम का एग्जांपल तुम लिए, वही ले लो। जैसे आप वीडियो गेम खेल रहे हैं तो क्या हाथ आपका है, तो क्या आपका बॉडी मोशन में नहीं हुआ क्या? ये भी तो बॉडी का ही पार्ट है ना। तो जब आप, चलिए उसको छोड़ दीजिए, थोड़ा सा बाहर का ले लेते हैं एग्जांपल हम लोग। जैसे मान लीजिए हम क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना, तो क्रिकेट खेल रहे हैं तो हमको क्रिकेट मान लीजिए खेलना अच्छा लग रहा है, क्योंकि मोशन में है, खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं, तो मोशन में है। तो हमको बार बार मन करेगा कि हम मोशन में रह जाएं, यानी कि बार बार खेलें। लेकिन यहाँ पे आपकी मम्मी या फिर आपके पापा बुला लेते हैं, वो बुला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब फोर्स लगा रहे हैं, आपको फोर्स लगा रहे हैं। आप मोशन में थे, आप मोशन में रहना चाहते थे, आप खेलना चाहते थे, लेकिन आपके मम्मी पापा फोर्स लगा के बोल के आपको घर बुला ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा अनबैलेंस फोर्स हो गया ना। उसी प्रकार से हमने लिया था इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। जैसे आप सोते हैं तो आप हमेशा सोना चाहेंगे सुबह सुबह, लेकिन हाँ आपका मन है सोने का, लेकिन आपकी मम्मी आके क्या कर दे रही है, उठा दे रही है ना, चलो स्कूल का टाइम हो गया उठो। तो यहाँ पे आपका मन था, रेस्ट में थे, आप सो रहे थे, आराम से थे, आपका मन था कि हम रेस्ट में ही रहे, लेकिन एक एक्सटर्नल फोर्स आया, आपको उठा दिया ना। तो वही तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि जो ऑब्जेक्ट जैसा था वैसा रहना चाहेगा, लेकिन कोई बाहरी फोर्स आके उसको गड़बड़ कर देता है, उसके स्टेट को चेंज कर देता है। और स्टेट फिजिक्स में दो ही होता है, या तो मोशन या तो रेस्ट, बस, है ना। अच्छा एक एग्जांपल और, इसका जो मशहूर सा एग्जांपल एक बन सकता है, लीफ, पत्ता। चलिए मान लीजिए कि ये हमारे पास पेड़ है, ये पेड़ है, और नीचे में हमारे पास ना कुछ पत्ता है, मान लीजिए इसमें भी कुछ पत्ता था लगा हुआ, फॉर एग्जाम्पल कुछ लीफ था, ठीक है। अभी ये लीफ पेड़ में है, तो किस पोजीशन में है, रेस्ट में है। हम लोग इसको गए इस प्रकार से शेक कर दिए, हिला दिए पेड़ को। चूंकि पत्ता हमारा रेस्ट में था तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, तो वो नीचे गिर के किस में आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है। हालांकि जब वो आ रहा था तो वो मोशन में था, क्यों, क्योंकि उसमें ग्रेविटेशन अपना काम कर रहा है, तो खींचेगा ही ना। लेकिन अल्टीमेट उसका गोल क्या हुआ, रेस्ट में था, यहाँ पे नीचे गिरा दिया, जमीन पे आ गया, रेस्ट में आ गया हमारा, आ गया ना। तो ये भी एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका हो सकता है, ठीक ना। आगे एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं, बस का। बस में आपने इस चीज को बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा, बहुत बार। जब, चलिए मान लीजिए अभी हम बस में बैठे हुए आराम से एकदम, ठीक है, बस में बैठे हुए आराम से। अब चूंकि बस में है तो हम किस में है, रेस्ट में या मोशन में, मोशन में है। बस मोशन में है तो हम भी मोशन में ही है ना। जैसे ये आदमी गाड़ी में था तो ये आदमी भी किस में था, मोशन में था। उसी प्रकार से हम बैठे हुए बस में, बस अपना स्पीड से जा रहा है, तो हम भी मोशन में है। बस के सामने अचानक एक गाय आ गई, तो बस वाले ने क्या किया, अचानक ब्रेक मारा, और हम किस में थे, मोशन में थे, तो हमेशा मोशन में रहना चाहेंगे। लेकिन गाड़ी क्या ब्रेक मारा, तो हम मोशन में थे तो मोशन में रहना चाहेंगे ना, इसीलिए हम आगे झुक जाते हैं। आगे झुक रहे हैं मतलब क्या, मोशन में आ रहे हैं। तो जो ऑब्जेक्ट मोशन में था वो मोशन में ही रहना चाहेगा। तो अब आपको मालूम चल गया कि गाड़ी वाला ब्रेक मारता है तो हम आगे क्यों आते हैं, क्यों, क्योंकि मेरा इनिशियल पोजीशन था मोशन, फाइनल भी क्या होना चाहिए, मोशन होना चाहिए, ठीक है। इसका एक और सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसी का, जैसे हम लोग गाड़ी में ऐसे बैठे हुए हैं चुपचाप, गाड़ी भी बंद है, चल नहीं रहा है। जब गाड़ी अचानक चलता है तो हम लोग आगे आते हैं या पीछे, पीछे, क्यों, क्योंकि गाड़ी अपना स्टेट चेंज कर दिया, वो रेस्ट में था, मोशन में आ गया। हम किस में थे, हम रेस्ट में थे, तो किस में रहना चाहेंगे, रेस्ट में रहना चाहेंगे। हम बैठे हुए हैं गाड़ी में और गाड़ी भी चुपचाप शांत है, तो हम रेस्ट में है, तो हम किस में रहना चाहेंगे, रेस्ट में रहना चाहेंगे। और गाड़ी क्या हो रहा है, अचानक आगे बढ़ रहा है, यानी कि गाड़ी मोशन में आ रहा है, लेकिन हमको तो रेस्ट में रहना है ना, इसीलिए हम
पीछे झुकते हैं। पीछे भी जाते हैं। पीछे इसलिए जाते हैं क्योंकि गाड़ी आगे जा रहा है, गाड़ी आगे जा रहा है, और हम चूंकि हम रेस्ट में हैं, चूंकि अपना गाड़ी क्या कर रहा है, इस मोशन अपना यानी कि वो अपना स्टेट चेंज कर रहा है, तो गाड़ी आगे, हम पीछे। पीछे एक्चुअली हम जाते नहीं है, जिस स्टेट पे हम लोग जिस सीट पे रहते हैं उसी पे रहते हैं। हाँ, पीछे हम लोग मुड़ जाते हैं थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि हमारा इनिशियल पोजीशन था रेस्ट, हम रहना भी चाहेंगे रेस्ट में। बात समझ में आ गया? अब तो अब यदि चलते फिरते बस में आपको कोई पूछ दे कि बेटा आप अभी जो आगे झुके हैं ये क्या है बताइए, तो बता देंगे कि अंकल जी ये मोशन ऑफ इनर्शिया है। और पीछे आप झुक गए मतलब कि अंकल जी ये क्या है, रेस्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। कोई डाउट इसमें? चलिए, अब यदि इतना कुछ आपको समझ में आ गया है तो आज हम लोग समझेंगे अपना इनर्शिया एंड मास। आपका डायग्राम बहुत अच्छा है। डायग्राम ठीक ठाक है, समझने के लिए ठीक है। चलो देखें आप, इनर्शिया और मास समझेंगे आज हम लोग, है ना। इनर्शिया तो आपको समझ में आ गया कि जो जैसा है वैसा ही रहेगा, कभी वो अपना स्टेट बदलना नहीं चाहेगा, यानी कि वो कभी भी अपने में बदलाव नहीं चाहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम चल रहे हैं तो मेरे में कौन सा इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ मोशन, मोशन है, हम रुक गए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। तो कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज यानी कि अपना स्टेट चेंज नहीं करना चाहता है, लेकिन एक बाहरी फोर्स के कारण वो अपना चेंज कर देता है। इसीलिए हम लोग इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एक समझते हैं, है ना। आज हम लोग समझेंगे इनर्शिया एंड मास के बारे में, ठीक ना। चलिए समझिए अब इसको ध्यान से, क्या है इनर्शिया एंड मास। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बाद में देखेंगे, ये बुक का लैंग्वेज लिखा हुआ है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि फिजिक्स है तो इसको प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना। चलिए समझिए इस चीज को, यहाँ पे समझिएगा इस चीज को गौर से, ठीक है। यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर है, ठीक है, सरफेस पे रखा हुआ है पत्थर, ये हमारा रॉक है, बहुत बड़ा सा है, रॉक है, ठीक ना। एक आदमी है, जो कि क्या कर रहा है, इसको धक्का मार रहा है, क्या कर रहा है, इसको धक्का मार रहा है, समझिएगा इस चीज को ध्यान से, ठीक ना। ये हमारा पत्थर है, इसको ये धक्का मार रहा है। अब दूसरा फिर से एग्जांपल ले लीजिए हम लोग, देखिए यहाँ एक दूसरा वही रोड है, लेकिन इसमें एक छोटा सा हमारा पत्थर है, रॉक है, ठीक है, और वही आदमी है, वही आदमी है, आदमी वही है, हाइट छोटा बड़ा हो सकता है, समझने से मतलब है, समझ लीजिए यहाँ इतना बड़ा पत्थर है, आदमी दोनों का सेम है, दोनों सेम है। सवाल आपसे है, क्या ये आदमी इसको रेस्ट में था तो क्या इसको मोशन में ला पाएगा? क्या नहीं ला सकता है, क्योंकि इसके पास जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है वो ज़्यादा है एज कॉम्पेयर टू इसके फोर्स से। ये फोर्स तो कोशिश कर तो रहा है कि मोशन में आ जाए, लेकिन इसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट इतना ज़्यादा है कि रेस्ट में ही रहना चाह रहा है। बात समझ रहे हैं? यानी कि ये अनबैलेंस फोर्स नहीं लगा पा रहा है, जिसका इतना फोर्स अभी इसके पास जितना क्षमता है इतना ये नहीं लगा पा रहा है, इसी के कारण इसका जो इनर्शिया है वो क्या है, ज़्यादा है। हालांकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट है इसमें, लेकिन चाहे रेस्ट हो चाहे मोशन हो, है तो इनर्शिया ही ना। तो इसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, ज़्यादा है, इसीलिए ये इसको हिला नहीं पा रहा है। लेकिन वही आदमी है जो कि छोटा सा पत्थर है, इसको ये हिला देगा। क्यों हिला देगा? क्योंकि इसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट कम है, यानी कि इनर्शिया इसके पास क्या है, कम है, इसीलिए इसको ये हिला दे रहा है, यानी कि मूव कर दे रहा है। तो क्या हम यहाँ से कह सकते हैं, तो क्या हम यहाँ से कह सकते हैं कि इसका मास ज़्यादा है इस पत्थर का एज कॉम्पेयर टू ये वाला पत्थर? क्या कह सकते हैं? क्या बिल्कुल कह सकते हैं। मास का मतलब क्या, उसके अंदर जो चीज़ भरा हुआ है ना, और जिसको कहीं भी लेके जाइए तो वो बदलेगा नहीं। तो अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग अपने बुक के डेफिनेशन पे। आपको समझ में आ गया यहाँ पे कि जो जिसका मास ज़्यादा था उसका इनर्शिया ज़्यादा था,
इसका मास ज़्यादा है, देखिए आपको साफ साफ दिखने में लग रहा होगा, इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है, और चूंकि ये हिला नहीं पा रहा है तो इसके पास इनर्शिया भी क्या है, ज़्यादा है, इसके पास भी इनर्शिया क्या है, इसके पास कम है, इसके पास ज़्यादा है, इसके पास कम है। तो क्या यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा? निकाल सकते हैं क्या कंक्लूजन? बिल्कुल निकाल सकते हैं। उसके पर जितना कम मास उतना कम इनर्शिया, क्या निकाल सकते हैं कंक्लूजन? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग अपने डेफिनेशन पे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। क्या समझ में आया स्टेटमेंट? क्या समझ में आया स्टेटमेंट? ध्यान इधर, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया हम लोग किसको देख के करते हैं? उसके मास को देख के करते हैं। यदि इसका मास ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है कि यदि इसका मास कम है तो इसका इनर्शिया कम होगा। बात समझ में आ रहा? अब कौन सा इनर्शिया, मोशन वाला या रेस्ट वाला? अभी फिलहाल हम लोग रेस्ट वाला बात कर रहे हैं, तो रेस्ट वाला। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या समझ लिया कि द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया हम लोग कैसे पता करेंगे? उसके मास को देखकर। मास ज़्यादा तो इनर्शिया भी ज़्यादा, मास कम तो इनर्शिया भी कम। पहला स्टेटमेंट क्लियर? इस वाले स्टेटमेंट को आप इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे और लिख दिया है। आपको जो अच्छा लगे आप वो बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। वही बात है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है ना, वो क्या बताता है? उसके इनर्शिया को बताता है। बड़ा मास बड़ा इनर्शिया, छोटा मास छोटा इनर्शिया। बात सिंपल सा है। आप इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है ना? क्या कह सकते हैं? द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास। किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? उसके मास पे। डिपेंड करने का मतलब कि ज़्यादा होगा कि कम होगा, किस पे डिपेंड करेगा? उसके मास पे करेगा। मास ज़्यादा इनर्शिया ज़्यादा, मास कम इनर्शिया कम। ये स्टेटमेंट तो हम बहुत बार बोल चुके हैं अभी तक, है ना? खैर, बात समझ में आ गया। तो मुद्दा हमारा ये है, मोटिव हमारा ये है इसको समझने का, इनर्शिया एंड मास को, कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा उसमें इनर्शिया होगा। इनर्शिया दोनों हो सकता है, रेस्ट भी हो सकता है और वो मोशन भी हो सकता है, ठीक ना? हमने मोशन का एग्जांपल लेके समझ लिया है। अब जैसे समझ लीजिए इसको ध्यान से, इनर्शिया ऑफ मोशन भी समझ लीजिए। चलिए, मान लीजिए कि यदि हम इसको मूव करना शुरू कर दें तो हो सकता है कि ये धीरे धीरे मूव करे, क्योंकि इसके पास इनर्शिया क्या है? ज़्यादा है, भारी मास है इसके पास। ये थोड़ा सा स्पीड से मूव कर ले तो इनर्शिया मोशन वाला हो रेस्ट वाला हो, कहलाएगा तो इनर्शिया ही ना, ठीक ना? तो इनर्शिया को हम लोग मेजर करते हैं किसके हिसाब से? उसके मास के हिसाब से, ठीक है? कोई डाउट इसमें? अब मास ज़्यादा इनर्शिया ज़्यादा, मास कम इनर्शिया कम। बस ये लास्ट बार बोले हैं, हम नहीं बोलेंगे। अब ये तीनों को आप एक ही बार में लिख सकते हैं, तीनों के लिए कोई भी स्टेटमेंट लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ये वाला लिखिए, ऊपर वाला सटीक है ना? आप लिखना चाहें एग्जाम में तो आप इन अदर वर्ड, इन सिंपल वर्ड करके लिख सकते हैं, ठीक है? चलिए, ये हो गया। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे, अच्छा अब जरा एक बात और, मास, अच्छा आप खुद ही आप यहाँ पे इसको समझ गए ना वो डायग्राम? उसको देख के आप इस स्टेटमेंट को अपने आप समझ जाएंगे। पढ़िए, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। हाँ, बस वही चीज तो है इसमें। समझ में आ गया बात? तो इनर्शिया किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मास के। मास बढ़ेगा तो इनर्शिया भी बढ़ेगा, मास घटेगा तो इनर्शिया भी घटेगा। जैसे ये वाला देख लो, इसका मास क्या है? बहुत कम है ना, इसके पास इनर्शिया कितना होगा? बहुत ही कम होगा। इसके पास मास ज़्यादा है, इसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होगा? ज़्यादा होगा। समझ में आ गया बात? कोई डाउट है अब इसमें? तो हालांकि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। इतना पढ़ने के बाद आप एक स्टेटमेंट भी कंक्लूजन ना निकाल पाए तो फिर क्या फ़ायदा, है ना? तो यहाँ से हमारा ये कंक्लूजन निकल गया। तो आप बताइए, इनर्शिया एंड मास वाले टॉपिक तक में किसी को भी कोई समस्या, कहीं पे भी किसी में भी कोई समस्या है तो हमको बताइए जल्दी। समझ में आ गया? इसके बाद फिर हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट होगा अगले वाले क्लास से, ठीक है? चलिए, अब यदि इसमें कोई डाउट नहीं है तो एक दो सवाल है, थोड़ा सा हम पूछना चाहते हैं आप लोगों से, ठीक है ना? चलिए, देखिए यहाँ पे ध्यान से, क्या पूछना चाह रहे थे? हाँ,
हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ का ही एग्जाम्पल है, ठीक ना। जैसे हम लोग ठंडे के समय में अपने रजाई तोशक में क्या करते हैं, यदि धूल जम जाता है ना तो उसको हम लोग लाठी से मार मार के धूल को साफ करते हैं, है ना। चलिए, वो जो धूल उसमें था वो किस पोजीशन में था, कैसा रहना चाहेगा, उसमें कौन सा इनर्शिया है, वो रेस्ट कोई हमको बताइए डिटेली, एकदम डीपली डिस्कस करके। वो रेस्ट में था, जब उसको डंडा मारे तो ऑलरेडी हाँ बोलो बोलो। इसका कैसेट फंस गया, इसका कैसेट फंस गया, कोई दूसरा बताओ, कौन बताएगा, सीखा तुम बताओगे, हाँ बताओ बताओ। रेस्ट में था वो, हाँ अगर उसको मारेंगे तो फिर भी वो रेस्ट में ना रहेगा। हाँ, देखो होता क्या है ना, जब हम लोग रजाई को लाठी या फिर डंडे से मारते हैं ना तो फिलहाल वो रजाई में यदि धूल है तो वो रेस्ट में है, हम उसको मारेंगे तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, इसीलिए जब हम उसको पीटते हैं ना तो धूल नीचे गिर के आ जाता है। आपको लगता होगा कि मार रहे तो धूल ऊपर उड़ रहा है, हाँ उस समय लगता है कि ऊपर उड़ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वो नीचे आके गिर जाता है। आप देखे होंगे कभी इस चीज़ को गौर किए होंगे तो ये समझ में आया होगा आपको। हाँ ग्रेविटेशन भी है उसमें, बिल्कुल है। जैसे जैसे आपने धूल को मारा तो वो नीचे ऊपर चला गया फिर नीचे आ गया, आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे ग्रेविटेशन भी तो काम कर रहा है, बिल्कुल काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ आप ये भी तो जानिए कि अल्टीमेट गोल किसका होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट ही तो होता है, और वो रेस्ट में आ गया तो वो पहले भी रेस्ट में था तो रेस्ट में भी रहना चाहेगा। समझ में आ गया बात। चलिए, अब इसमें कोई भी टॉपिक में डाउट नहीं ना, क्योंकि इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अपना सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे। इसके अलावा इनर्शिया एंड मास में उतना ज़्यादा नहीं है। देखिए आपसे पूछा जा सकता है, हालांकि जो मेन स्टेटमेंट हमको लिखना चाहिए था, जो कि आपको मालूम भी होना चाहिए था, वो ये है ना। आपसे अब सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि इनर्शिया और मास कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सवाल ऐसे पूछेगा तो क्या आप नहीं बता देंगे, बता देंगे। इस प्रकार से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया, जितना कम मास उतना कम इनर्शिया, है ना। चलिए अब तो समझ में आ गया होगा। सवाल ऐसे भी पूछेगा, सवाल ऐसे भी पूछेगा कि क्या जितना ज़्यादा इनर्शिया है क्या उतना ही ज़्यादा मास होगा, क्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही है कि एक चीज़ बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, दूसरा घट रहा है तो पहला भी घट रहा है, ये होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली तो आपको मालूम है, एक घट रहा है, सॉरी एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, या फिर दूसरा बढ़ रहा है तो पहला घट रहा है, यानी कि दोनों अपोजिट चलता है। और डायरेक्टली में दोनों पैरेलल चलता है, एकदम साथ साथ चलता है। कोई डाउट अब इसमें? चलिए कोई डाउट नहीं है तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे, और आने वाले क्लास में फिर हम लोग अपना सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।